हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट किस तरह से अपन करेंगे किसी भी कंपाउंड्स में। तो इसके साथ साथ अपन जो चीज़ और डिस्कस करेंगे, देखिए सारी चीज़ें अपने को पूछी जाती है, जिसमें से अपन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि टोटल एक्टिव आइसोमर या फिर इसको अपन एनिंशियोमर भी बोल सकते हैं। अपन इनको बार बार नाम नहीं लिख के इसको अपन इसका एक मान लीजिए, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स से। ठीक है, जब भी अपन एक्स की बात करेंगे वहाँ पे एनिंशियोमर की बात होगी या फिर एक्टिव आइसोमर की बात होगी। और दूसरा अपन इसमें निकाल सकते हैं मीजो कंपाउंड्स, और मीजो कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया है वाई से। तीसरी बात अपन निकाल सकते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर। देखिए टोटल स्टीरियो आइसोमर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और होते क्या है टोटल स्टीरियो आइसोमर, इसमें एनिंशियोमर प्लस मीजो कंपाउंड्स दोनों को अपन मिला के बोलते हैं। 4 नंबर पे अपन कैलकुलेट करते हैं पेयर ऑफ एनिंशियोमर, ठीक है, जिसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को अपन दूसरे नाम से भी देख सकते हैं, रेसेमिक मिक्सचर एंड रेसेमिक मॉडिफिकेशन। और चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे अपन 5 नंबर पे कैलकुलेट करते हैं डाइस्टीरियोमर्स। तो अपने को ये पांचों चीजें कैलकुलेट करनी है अपने को। ये लीजिए पांचों चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है, जिसमें सबसे पहले अपन एक्टिव आइसोमर या फिर एनिंशियोमर एक्स, ये आपको ध्यान रखना। मीजो कंपाउंड जिसको अपन वाई बोलेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर जेड होंगे, पेयर ऑफ एनिंशियोमर रेसेमिक मिक्सचर पी होंगे, एंड डाइस्टीरियोमर्स को अपन क्यू बोलेंगे। अब देखिए इसी क्रम में ये चारों पांचों चीज़ों अपन निकालेंगे तो वहाँ पे एक वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू क्या होगी अपने स्मॉल एन होगा। ठीक है, और स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर का डिस्कस अपने बीच में हो चुका है, कैसे अपन नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकालते हैं, कैसे अपन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर निकालते हैं। ये सारी चीज़ें अपने बीच में काफ़ी एग्जाम्पल से अपन ने देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए अपने को क्या ज़रूरी है, अपने को ज़रूरी है स्मॉल एन निकालना। और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो या फिर कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इसको अपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, स्मॉल एन कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एन क्या अपना कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, और कायरल सेंटर कौन से होंगे, आप सबको पता है कि ऐसा सेंटर जिसकी या फिर ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही हो, 4 डिफरेंट एटम उस पर जुड़े हुए हो, उसको अपन कायरल सेंटर बोलेंगे। ओके है, कायरल कार्बन बोलेंगे। अब जैसे ही अपने को एन पता चल जाता है, अपने को क्या करना है, उस मॉलिक्यूल्स पे अपने को अप्लाई करना है सिग्मा एंड आई। सिग्मा क्या होता है अपना, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और आई अपने को क्या उस पर अप्लाई करना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आप सबको पता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक ऐसा इमेजनरी प्लेन अपन पास करते हैं जिसके बाइसेक्ट 2 हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, उसको अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक ऐसा सेंटर होता है जिसके उस सेंटर से मॉलिक्यूल्स में जुड़े हुए ग्रुप्स, ठीक है, जुड़े हुए ग्रुप्स मतलब इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, तो उस सेंटर को अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो 2 चीज़ें अप्लाई करनी है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है। और दूसरी बात, अगर इन दोनों में से दोनों बोथ आर एब्सेंट होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई भी इनमें से एक, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी इसमें एक प्रेजेंट हो जाता है या फिर दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो भी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अकायरल होगा। और दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं तो भी मॉलिक्यूल्स अकायरल होगा। और दोनों ही एब्सेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, तो कायरल अकायरल के बारे में अपन सब चीज़ें जानते हैं। अब ये सारी चीज़ें फॉर्मूले बेस्ड है। सबसे अपन बात करते हैं कि एनिंशियोमर कितने होंगे, अक्स कितने होंगे। कायरल मॉलिक्यूल्स अपन देख लेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री उस पर अप्लाई करके अगर एब्सेंट है इसका मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स है। और कायरल मॉलिक्यूल्स में अक्स की वैल्यू मतलब एनिंशियोमर की वैल्यू कितनी होगी,
2 की पावर n होगी। ओके, दूसरी अपन मीजो कंपाउंड की वैल्यू की बात करते हैं, वो 0 होगी हमेशा। देखिए कायरल कंपाउंड है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो कहीं का मीजो कंपाउंड होगा। मीजो कंपाउंड के बारे में अपन सब लोग जानते हैं, इस तरह के मीजो कंपाउंड पढ़ चुके अपन। जैसे टार्ट्रिक एसिड की बात करें, ये लीजिए, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जिसमें टू अपने या फिर टू और मोर देन टू कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है, ऐसे कंपाउंड को अपन मीजो कंपाउंड बोलते हैं। याद कीजिए आप थ्रियो और इर्थ्रियो भी अपन ने पढ़ा है। थ्रियो टू सेम ग्रुप्स डिफरेंट साइड, एंड इर्थ्रियो को बात करते हैं तो टू सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, और इर्थ्रियो की ही एक्सट्रीम कंडीशन अपन बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो उसके लिए जिसमें कायरल कार्बन है, मीजो कंपाउंड 0 होंगे। फिर अपन बात करते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर की, तो X प्लस वही होगा, ठीक है। और P की बात करते हैं, पेयर ऑफ एनिंशियोमर की बात करते हैं, तो देखिए आपको पता है कि जब अपन बात करते हैं एनिंशियोमर की, ठीक है, एनिंशियोमर निकालते हैं, फिर ऑप्टिकली एक्टिव निकालते हैं, ठीक है, आइसोमर, तो उनका जस्ट हाफ क्या होता है, पेयर ऑफ एनिंशियोमर होता है, तो अपन बोल देंगे X/2 बोल देंगे। और डायस्टीरियोमर की बात करते हैं तो इसमें पेयर ऑफ एनिंशियोमर होगा, प्लस क्या होगा, Y की वैल्यू होगी, मीजो कंपाउंड्स होंगे। ओके है, तो कायरल कार्बन के लिए ये फॉर्मूले फिक्स आपने ध्यान रखना है। पेयर ऑफ एनिंशियोमर 2 की पावर n, मीजो कंपाउंड 0 ऑलवेज। टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, X+Y। टोटल पेयर ऑफ एनिंशियोमर क्या होंगे, X/2 होगा, और डायस्टीरियोमर क्या होंगे, P+Y होगा। इसी तरह से जब मान लीजिए अपन अप्लाई करते हैं सिग्मा एंड आई, और इसमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो या फिर दोनों प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देंगे, एकायरल कंपाउंड बोल देंगे। अब एकायरल कंपाउंड की जब बात आती है तो अपन देखते हैं n की वैल्यू अगर इवन हो और n की वैल्यू अगर ओड हो, n मीन्स क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन इवन मतलब 2, 4, 6 ऐसे कुछ हो, ऑड मतलब क्या हो, वही अपना 1, 3, 5, 7 इस तरह से हो, ठीक है। तो इवन की वैल्यू हो तो एनिंशियोमर 2 की पावर n-1 से निकालेंगे, ठीक है। मीजो कंपाउंड्स Y कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n/2-1 से निकालेंगे। और Z अपन बात करते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर, वही X+Y होगा। पेयर ऑफ एनिंशियोमर H/2 होगा, और Q क्या होगा, P+Y होगा। ये तीनों फॉर्मूले कॉमन रहेंगे, केवल यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। ओके है, यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। और अपन बात करते हैं कि n की वैल्यू अगर ओड आती है तो एनिंशियोमर कितने होंगे अपने, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, और y की वैल्यू क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर n-1/2, मतलब मीजो क्या होंगे, ये वाले होंगे। जस्ट Z टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ये तीनों फॉर्मूले सेम है। तो फॉर्मूले अपने को ध्यान होने चाहिए। कंपाउंड में अपने को क्या क्या चीज़ें पता करनी है, कायरल कंपाउंड है, एकायरल कंपाउंड है, ठीक है। कायरल कंपाउंड है, n की वैल्यू पता कर लो आप, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। और एकायरल कंपाउंड है तो n की वैल्यू पता कर लो, इसमें इवन ऑड दोनों अलग अलग तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल से लेके अपन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CHO CHOH होल ट्वाइस CH2OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में देखिए, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, हालांकि बहुत छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए चीज़ें इस तरह से, ठीक है। ये HOH, ये HOH किसी भी साइड हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसमें अपने कायरल सेंटर कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, अपने 2n की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू 2 होगी। अब बात करते हैं अपन कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। तो इस कंपाउंड में किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए कंपाउंड में अगर अपन प्लेन लगाते हैं तो 2 हाफ्स होते हैं, ऊपर और नीचे, दोनों हाफ्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की अपन कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसे मॉलिक्यूल्स में, तो दोनों अपसेंट है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एकायरल हो जाएगा। एकायरल मॉलिक्यूल्स के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, मतलब 4 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। जेड मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4+0 x प्लस वाई, ये हो जाएगी अपनी। ओके, उसके बाद में p की वैल्यू पेयर ऑफ एनेंशियोमर x/2, तो मतलब 4/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगी। इसी तरह से अपन q की वैल्यू निकालेंगे तो p प्लस ये हो जाएगा अपना डाइस्टीरियोमर्स प्लस क्या हो जाएगा अपना y हो जाएगा मीजो कंपाउंड, मतलब 2+0 = 2। तो अपने को क्या क्या चीज़ें पता होगी यहाँ से, एनेंशियोमर्स पता होंगे, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स पता होंगे, मीजो कंपाउंड्स पता होंगे, वाई, जेड टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पता होंगे, पी पेयर ऑफ एनेंशियोमर पता होंगे, और क्यू पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स अपने को पता होंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है COH CHOH होल थ्राइस COH। देखिए इस कंपाउंड को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 3 कायरल सेंटर है बीच में, HOH HOH HOH। ओके, अगर इस तरह से अपना लिखाता है ये कंपाउंड, तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड देखिए बीच में, इस कंपाउंड की अगर अपन बात करते हैं तो इस कंपाउंड में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ऊपर के हाफ्स और नीचे के हाफ्स दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा अपना, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अकायरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो अकायरल कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे एब्सेंट थी, इसको अपन कायरल कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लूँ अपन ने सही लिखा है क्या, प्रेजेंट है तो अकायरल कार्बन और एब्सेंट है तो कायरल कार्बन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अकायरल कार्बन के लिए। अब अकायरल कार्बन के लिए 2 फॉर्मूले अपन ने बनाए हैं। फर्स्ट अपना फॉर्मूला क्या है, n की वैल्यू इवन हो और n की वैल्यू ओड हो, तो अपने को अब यूज करना है n की वैल्यू ओड वाला। n की वैल्यू ओड वाला अपन यूज करेंगे तो x = क्या हो जाएगा अपना 2 की पावर n-1, ठीक है, -2 की पावर n-1/2, ठीक है। मतलब इसको बोल दूंगा मैं 2 की पावर 2-1, ये हो जाएगा अपना 1, 3-1 तो मतलब 2 हो जाएगा, -2 की पावर 3-2 की पावर 2, और ये हो जाएगा अपना 1, ठीक है। कुल मिला के 4-2 ये हो जाएगा अपने 2। अपने को x की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू देखिए, अकायरल कार्बन है, ठीक है। y की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब 2 की पावर n-1/2, मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2। बाकी तीनों की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, z की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू। देखिए कुल मिला के मेरा किसी भी कंपाउंड के लिए यही मानना होगा कि अगर कंपाउंड में अपने को n की वैल्यू पता हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, कंपाउंड कायरल है या अकायरल पता हो जाए, फिर अपने को फॉर्मूले में तो वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो केवल अपना यही पार्ट रहेगा, n की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, जो कंपाउंड है कायरल है या फिर अकायरल कार्बन है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल यहीं पे बता देता हूँ मैं। थर्ड एग्जाम्पल सपोज कीजिए अपने पास ये एग्जाम्पल है CHOH, ये 2COH। ओके, यहाँ पे इस कंपाउंड्स में n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, मतलब कंपाउंड कैसा होगा, अकायरल कंपाउंड होगा, ठीक है। अकायरल कंपाउंड है, n की वैल्यू 2 है, आप फॉर्मूला लग देंगे, आराम से इसका आंसर आप निकाल देंगे। तो ये थे अपने सिंपल टाइप के जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी अपन स्टीरियो आइसोमर के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं और एक अपन सिस्टमेटिक मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड की बात जब करते हैं अपन जब कंपाउंड कायरल होता हो, और सिस्टमेटिक मेथड की बात करते हैं जब कंपाउंड अकायरल होता हो, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सेम यही चीज़ें अपने को अप्लाई करनी है आगे जाके भी। सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड कब अपने को अप्लाई करना है, व्हेन द मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल्स के अपने के लिए डायरेक्ट जो मेथड है वो अपन यूज करेंगे। और डायरेक्ट मेथड
अपने को पता है कायरल का मतलब अक्स की वैल्यू कितनी होगी, स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n हो जाएंगे, एनेंशियोमर भी जिसको अपन बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, समझना इसको ध्यान से एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले देखना है कि इस केस में n की वैल्यू कितनी है। देखिए n की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन एक तो ये वाला कायरल कार्बन है, दिख रहा है सबको। दूसरा कायरल कार्बन कौन सा है, ये वाला कायरल कार्बन है, मतलब कायरल सेंटर n यहाँ पे 3 है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे एक मैं बॉन्ड एक और लगा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए इस डबल बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करता है, अपना जीआई शो करता है। ये डबल बॉन्ड क्या करता है, शो जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। और आप एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात होती है वहाँ पे अपन ये देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर उनके बनते हैं, मतलब सिस और ट्रांस, ये भी तो स्टीरियो आइसोमर ही है। तो वहाँ पे अपन n की वैल्यू एक कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में देने वाला बॉन्ड है, ठीक है, वहाँ पे n की वैल्यू अपन एक और काउंट करते हैं, मतलब इसके लिए एक होगी, एक ये होगी और एक ये होगी अपने लिए, ठीक है। तो टोटल n की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 3 होगी। मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल्स है। कायरल मॉलिक्यूल्स मतलब किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, देखते आपको पता भी चल रहा होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। तो अपन क्या लगा देंगे, 2 की पावर 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। Cl लगा दिया और यहाँ पे Cl लगा देता हूँ एक, ठीक है। चलिए इस केस को अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है स्टीरियो सेंटर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर देखिए, एक ही स्टीरियो सेंटर होगा या फिर कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर अपने लिए ये होगा, ठीक है। देख लीजिए चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब एक बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पे एक जीआई भी देता है, बिल्कुल यहाँ से देता है, जीआई यहाँ से भी देता है, लेकिन इसको अपन ने स्टीरियो आइसोमर मतलब n की वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया पहले से, इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया है। और कैसे किया मैंने, देखिए एक ये केरल सेंटर है और दूसरा ये कायरल सेंटर है, ठीक है, पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि इसको अपन कायरल सेंटर नहीं बोलते, इस सेंटर को अपन कायरल सेंटर नहीं बोलते जहाँ से Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ये जो बॉन्ड है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है, ये जो बॉन्ड अपन ने बनाया है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है, मतलब थर्ड यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही थर्ड हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड ले रहा हूं मैं। देखिएगा इसको, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। अब देखिए अपने को क्या क्या चीज़ें पता करनी है। सबसे पहले आप कायरल सेंटर पता करते हैं, तो देखिए कायरल सेंटर एक तो ये रहा, एक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा है, मतलब 2 हो गया, ठीक है। तीसरा एक यहाँ पे है, 2 ये इसको मान लो, तीसरा ये हो गया, 2 यहाँ पे हो गया कायरल सेंटर। फिर अपन बात करते हैं, देखिए ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है, तो 4 नंबर हो गया, ठीक है। एक कायरल सेंटर अपना ये है, 5 नंबर। फिर एक ही जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है, मतलब 6 नंबर हो गया, ओके। और एक देखिए अपना, एक अपने को ये वाला
कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मतलब 7 हो गया। तो n की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 2 की पावर 7, दैट मीन्स ये जितना भी होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये लीजिए, ठीक है। 4 8 16 32 64, और ये हो जाएंगे 132 हो जाएंगे, ठीक है। 132 होते हैं, कितने होते हैं ये देख लीजिएगा आप, 138 होते हैं, 128, ठीक है। जो भी होता है आप कैलकुलेट कर लेना, 2 को इंटू से मल्टीप्लाई कर लेना 7 टाइम्स, ठीक है। अपने को n की वैल्यू निकालना अपन सीख रहे हैं, मेन अपना फोकस यही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, सेम उसी पैटर्न का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया। देखिएगा n की वैल्यू, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कायरल सेंटर। देखिए 1 2 2 तो ये है। फिर अपन बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, तो एक ये दे रहा है 3, और एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये दे रहा है मतलब 4। तो n की वैल्यू होगी 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा अपना, 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। ये लीजिए, ये लीजिए। क्या करना अपने को, देखिए एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है, मतलब n की वैल्यू 1 होगी। दूसरा कायरल सेंटर ये रहा 2 होगी। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा 3 होगी। एक कायरल सेंटर ये रहा 4, एक कायरल सेंटर ये रहा 5, एंड एक कायरल सेंटर कौन सा अपना, ये वाला रहा, ये भी अपना कायरल सेंटर है, मतलब क्या होगी ये 6 हो गई, ठीक है। तो अपन n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6 रख देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा अपना 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 2 इंटू टू, ठीक है। 4 8 16 32 64, टोटल आंसर आ जाएगा 64। टोटल स्टीरियो आइसोमर इसमें 64 स्टीरियो आइसोमर होंगे, ठीक है। अब ये अपना एक डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे सिस्टमैटिक मेथड की। सिस्टमैटिक मेथड, देखिए सिस्टमैटिक मेथड ये अपन कब यूज करते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल इज एकाइरल, मॉलिक्यूल जब एकाइरल होता हो, ठीक है। देखिए सिस्टमैटिक मेथड किस तरह से मॉलिक्यूल एकाइरल अपना बन जाएगा, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ये लीजिए, और इधर भी जुड़ा हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये इसी कायरल सेंटर से जुड़े हैं, इन दोनों कायरल सेंटर से जुड़े हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज अपन ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स अपना एकाइरल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मतलब क्या है, कुल मिला के अपन देखते हैं मॉलिक्यूल्स में टर्मिनल ग्रुप्स पे सेम एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और सिस्टमेटिक मेथड मतलब मेरे कहने का यही होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है जीआई देता है, जीआई देता है, इट मीन्स ये अपना एक सिस फॉर्म भी बनाएगा और एक ट्रांस फॉर्म भी बनाएगा, ठीक है। अब सिस फॉर्म के आइसोमर अलग निकालो और ट्रांस फॉर्म के आइसोमर अलग निकाल लो, ठीक है। फिर दोनों को आप ऐड कर दो, वो अपना सिस्टमेटिक मेथड होता है, ठीक है। तो देखिए यही अपन गलती कर जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स में। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका सिस बना लेते हैं, ठीक है। सिस बना लेते हैं, इधर सिस फॉर्म। देखिए सिस फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ये HH दोनों एक साइड रख दिए, ठीक है। और इस पे क्या रख दिया अपने, फ्लोरीन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, इस पे भी फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ये जुड़ा हुआ है। और एक अपन इसका बना लेते हैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म क्या होगा अपना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये H ऊपर, तो यहाँ पे एक H नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा C फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन,
इस पे भी हो जाएगा सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिस और ट्रांस दो फॉर्म अपन ने बना लिए। अब अपन बात करते हैं कि इस सिस फॉर्म के कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू अपन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब ओड है, ठीक है। और ओड का अपन ने पहले ही देख रखा है, देखिए अपन ने ओड का ये वाला देख रखा है, ठीक है। ओड का ये अपना पास है, तो ये वाला फॉर्मूला अपना यूज कर देंगे। और जैसे अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एन है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर n, एन की वैल्यू अपन 1 रखेंगे। तो अब फॉर्मूला लगा के जब आप देखोगे तो 2 की एक्स की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी। और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीजो कंपाउंड से 1 बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला यही अपना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0, इट मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कुल मिला के मेरा यही कहना है। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2 + 1 3 हो जाएगी। पी की वैल्यू हो जाएगी अपनी x/2 मतलब 1 हो जाएगी। और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p + y मतलब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया। दूसरी अपन बात करते हैं कि ट्रांस के लिए। अब देखो ट्रांस के लिए भी क्या है कि ये जो कंपाउंड्स है, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, इसमें भी एन की वैल्यू है अपनी 1, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। एन की वैल्यू अगर अपन 1 रखेंगे, 1 - 1 - 2, 1 - 1/2 0/2, ठीक है। अच्छा 1 हो जाएगा -1, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा इस पर करेक्शन की जरूरत है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, देखिए मामला अपना ये है कि ये जो अपन ने सिसो ट्रांस बना दिए, ठीक है। सिसो ट्रांस अपन ने बनाए हैं। इस सिस फॉर्म का ये जो सिस फॉर्म है, यहाँ पे अपन एन की वैल्यू कैलकुलेट जब अपन कर रहे हैं, ठीक है, एन की वैल्यू जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कायरल सेंटर अपन ने काउंट नहीं किया है, ठीक है। और कायरल सेंटर ये लीजिए, कायरल सेंटर है अपना, एक तो कायरल सेंटर ये है, यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन भी है स्टूडेंट, उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। ये लीजिए ये वाला कार्बन, ठीक है, अपन ने मिस कर दिया। और यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले ग्रुप है, ठीक है। तो एक इसमें कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर ये है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 की वैल्यू अपन रखेंगे, एज इट इज अपना आंसर यही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी अपन एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर जेड की अपने को पता है x + y कर देंगे। पी की अपने को पता है x/2 कर देंगे मतलब 1। और क्यू की अपने को पता है p + y कर देंगे, इट मीन्स 2 हो जाएगा। अब अपने को टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके जब अपन निकालेंगे तो सिस और ट्रांस के आप जोड़ दो, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। z की वैल्यू 3 + 3 6 हो जाएगी। p की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 2 और q की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। जब भी अपने को इस तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं आपको ये अप्लाई करना है। कायरल और एकायरल की जब अपन बात करते हैं, एकायरल जब अपने पास मॉलिक्यूल्स ऐसा आ जाता है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी जो शो करता है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या काम करना, उसके सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग बना लेना, ठीक है। दोनों अलग अलग अपन ने पहले ही बना लिए, देखिए यहाँ पे एक और ये दूसरा। अब क्या करना है, इसके स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना है और वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोनों को अलग अलग स्टीरियो आइसोमर निकाल के दोनों को आपको सम करना है, जोड़ देना है, ठीक है। ये बात हुई अपने नॉर्मल कंपाउंड जिसमें अपन ने कायरल और एकायरल कंपाउंड्स लिए। अब अपन बात करते हैं ब्रिज हेड कंपाउंड की, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, ब्रिज हेड कंपाउंड के भी अपने को पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ब्रिज हेड कंपाउंड्स, ब्रिज हेड कंपाउंड्स।
इनके अपने को स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। देखिए ब्रिज हेड कंपाउंड की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होते क्या है, इस तरह से ब्रिज हेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक कॉमन जानकारी यहाँ से मैं आपको दे दूं ब्रिज हेड कंपाउंड की। देखिए इस तरह से ब्रिज हेड कंपाउंड होते हैं, या फिर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से, मतलब एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखना, आप स्क्रीन पे आप देखोगे ये वाला मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला अपना ये है, ओके, और दूसरा अपना दूसरी फेस ये अपनी, ठीक है, और इसके बीच में कैविटी है, और ऊपर क्या ये लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है, इसमें ओनली एक एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हमेशा ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े होते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप्स, मतलब एक तो ग्रुप्स इसमें यहाँ पे जुड़े होते हैं, ये हमेशा वेज ही होते हैं, और यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े होते हैं ये हमेशा डेस ही होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े होंगे, देखो ब्रिज ये बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों फेस है, इसकी बीच में कैविटी है, और यहाँ पे होगा वो आपके सामने ही होगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब वेज में ही होगा। और यहाँ पे होगा वो आपके पीछे की तरफ होगा, मतलब वो डेस ही होगा। ये अपना एक रिप्रेजेंटेशन था ब्रिज हेड कंपाउंड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है वेज और डेस, ठीक है, ये ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स, ठीक है, ये दोनों ग्रुप से यहाँ पे अपन एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे अपन एक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल कंपाउंड से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, एक हो जाएगी, ठीक है। अब कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड की जब बात करते हैं अपन, तो कंपाउंड क्या है अपन इसमें अक्स की वैल्यू की बात करें, ठीक है, अक्स की वैल्यू की बात करें, या फिर दूसरी बात करते हैं कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की जब बात करते हैं, तो देखिएगा आपको मैं बताता हूं कि ये जो ब्रिज हेड कंपाउंड अपन ने लिया है, कोई भी ग्रुप्स नहीं जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्रुप्स नहीं जुड़े हुए हैं, ओनली कार्बन कार्बन और ऊपर भी कार्बन है। हमेशा एक ध्यान रखना जब भी अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो देखिए अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जब निकलती है, ठीक है, तो भी ये कंपाउंड क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पे जब अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं ऊपर से, ठीक है, तो भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मीन्स कंपाउंड क्या होगा, ये अपना कंपाउंड अपना क्या हो जाएगा, एकाइरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एकाइरल कंपाउंड हो जाएगा। अब एकाइरल कंपाउंड एन की वैल्यू अपनी एक है, तो अपन बाकी सारी चीजें लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 0, आप ये कैलकुलेट कर लेना फॉर्मूले से, z की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2, p की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड q की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 1 + 0 3, ठीक है, 1 + 0 1 हो जाएगी, या फॉर्मूले में रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करते हैं, ये लीजिए, और यहाँ पे NH2 ग्रुप एक्जो पोजीशन है ये, और ये COH ग्रुप है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स लगा दिए Cl एंड Br। अब देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई है कि ये वाला जो ग्रुप्स है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अपन n की वैल्यू एक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होगा, कोई भी नहीं होगा तो, और वो हाइड्रोजन आपकी साइड होगा मतलब वेज होगा, और पीछे की साइड होगा मतलब डैश होगा, ठीक है, कोई भी नहीं होगा तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे। दूसरी अब अपन देखेंगे स्टीरियो सेंटर की, ठीक है, कायरल सेंटर की, तो एक कायरल सेंटर ये रहा 2, एंड एक कायरल सेंटर अपना ये रहा, ठीक है, तो 3 कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है, ओके। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 3 हो जाएगी, एन की वैल्यू 3। अब बात करते हैं कंपाउंड कायरल है या फिर एकायरल कंपाउंड है, ठीक है, तो चलिए इसको अपन देखते हैं। ओनली इसमें क्या अपन बात कर सकते हैं, इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड को अपन ऐसे देखिए, ओके, ये एक जो फेस है इस पे NH2 एक्जो पे जुड़ा हुआ है, COH कैविटी की तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एक Cl। देखो अगर ये ऐसे है तो एक Cl Br या फिर एक Cl है, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए ऊपर एक Cl एंड एक Br। तो देखिए यहाँ पे अपन जब कोशिश करते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की,
ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जब अपन लगाते हैं तो बी आर कट जाएगा, सी एल कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, लेकिन देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के मिरर इमेज नहीं होगा। अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होगी, और अपसेंट होगी तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे इस कंपाउंड को अपन बोल देंगे कायरल कंपाउंड, और कायरल कंपाउंड है, ठीक है। और कायरल कंपाउंड n की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर n, दैट मीन्स 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी कायरल कंपाउंड्स में, ठीक है, ओके। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 8 हो जाएगी, और p की वैल्यू पेयर ऑफ एनिंशियोमर हो जाएंगे 4, मतलब 8/2, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 0 मतलब 4 हो जाएगी। इस तरह से अपने को क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए कुछ कई बार क्या होता है, केस इस तरह के दे दिए जाते हैं अपने पास, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और क्वेश्चन क्या अपना कैलकुलेट द टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स अपना क्या है, ये लीजिए कंपाउंड्स है। अब देखिए ये कंपाउंड 1 2 3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। अब इस कंपाउंड में आप कुछ भी कर लो, जैसे मान लीजिए कुछ भी करने का मतलब ये मेरा साइक्लोहेक्सेन आपको दिख रही है, 3 ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप को आप ऊपर की तरफ रखो और 2 ग्रुप को पीछे की तरफ रखो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, 2 ग्रुप को ऊपर की तरफ, एक ग्रुप को पीछे की तरफ, क्या यही कर सकते हैं, बिल्कुल यस, इसमें यही कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टीरियो आइसोमर अपन बना सकते हैं इसके, ये लीजिए, एक तो अपन ने कर दिया तीनों ग्रुप को ऊपर, ठीक है, एक तो मैंने क्या कर दिया, तीनों 1 2 3 क्लोरो जो पोजीशन है उसको ऊपर कर दिया, एक तो अपना इसका ये बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो मतलब पीछे जो होगा, मतलब इसका अपन बोल सकते हैं एनिंशियोमर, ठीक है, एनिंशियोमर बन सकता है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन एनिंशियोमर में भी यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, एक तरह से अपन देखें तो ये कंपाउंड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक तरह से एक मीजो कंपाउंड्स है, ठीक है। तो वो बात अपन नहीं कर रहे, एक बार जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसका एक कंपाउंड तो ऐसा बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक तो मैंने वेज पे कर दिया और 2 मैंने क्या कर दिए, डेज पे कर दिए, ठीक है। अब आपके देखने का फर्क है, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको एक वेज दिखेगा, और आपको नीचे से देखो तो आपको 2 वेज दिख जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाते हैं, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को निकालने हैं 2, ठीक है। तो ये बात हुई अपने स्टीरियो आइसोमर की, कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता चल जाए। दूसरी बात, डायरेक्ट मेथड अपन यूज करते हैं अकायरल कंपाउंड्स के लिए, और अपन ने डायरेक्ट मेथड के काफ़ी केसेस देखे हैं, और सिस्टमेटिक मेथड जिसमें ऐसी कोई मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देने वाला प्रेजेंट हो और उसका अपने को स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मतलब जियोमेट्रिकल के साथ साथ उसमें कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो, तो अपने को सिस्टमेटिक यूज करना है, मतलब उसका पहले सिस्टांस बना के फिर दोनों का सेपरेट करके उसको सम कर देना है। अब देखिए आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो है अपनी टोपोसिटी, ठीक है। देखिए टोपोसिटी से मीनिंग्स क्या होगा, समझना, इस बात को ध्यान से समझने की केवल 2 मिनट की बात है, एग्जाम्पल्स अपन खूब एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। टोपोसिटी, देखिए टोपोसिटी क्या मीनिंग है इसका, कोई भी कंपाउंड्स अपने को दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड को अपने को ये बताना है कि वो कंपाउंड होमोटोपिक है या फिर हेट्रोटोपिक है, अपना मीनिंग्स केवल ये है। अच्छा, टोपोसिटी से यहाँ पे क्या होंगे, या तो लिगेंड्स होंगे, 2 लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स,
लिगेंड्स होंगे, या फिर हो सकते हैं टू फेस हो सकती है, या फिर हो सकते हैं लोन पेयर, टू लोन पेयर। ठीक है, ये जो लिगेंड है, ये जो फेस है, ये लोन पेयर है। इन पे अपने को क्या अप्लाई करना है, इन पे अपने को C2 अप्लाई करना है। और C2 अप्लाई करने के बाद में कोई भी मॉलिक्यूल्स में दोनों लिगेंड, जब लिगेंड के बीच में अपन C2 अप्लाई करेंगे तो दोनों लिगेंड एक दूसरे की जगह आ जाए। दूसरी बात, कंपाउंड में अपने को किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिले। दूसरी बात, जब अपन फेस से C2 अप्लाई करते हैं, फेस का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कार्बन O है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस तरह से पाई बॉन्ड मान लो ऊपर है नीचे है। ठीक है, समझना आप ध्यान को। तो पाई बॉन्ड ऊपर और पाई बॉन्ड नीचे है, तो इसमें जो पी पाई बॉन्ड का जो फेस होता है वही पी ऑर्बिटल्स का फेस होता है। अपने चर्चा की थी, आपको याद होगा। तो ये जो फेस है, जैसे मान लो ऊपर पाई बॉन्ड बन गया एक कार्बोनिल के, एक नीचे बन गया, तो इन फेस को क्या करेंगे अपन, ये एक पाई बॉन्ड ऊपर है और एक पाई बॉन्ड नीचे है, इन दोनों के बीच में से अपन C2 लगाएंगे, दोनों के बीच में से अपन C2 लगा देंगे, और बाकी का जो भी पोर्शन है वो अपना सिमिलर होना चाहिए। इसी तरह से लोन पेयर्स, लोन पेयर्स दो लोन पेयर्स है, जैसे मान लो एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर आ रहा, दोनों के बीच में से C2 लगा देंगे अपन, ये तो अपने एक जगह आ जाएंगे। बट बाकी का जो भी पोर्शन बचता है मॉलिक्यूल्स में, वो भी अगर अपना सेम हो, तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं होमोटॉपिक। और जब अपन किसी भी लिगेंड से, किसी भी फेस से और किसी भी लोन पेयर से C2 अप्लाई करते हैं, या तो C2 अप्लाई ही नहीं होगी, और या फिर अप्लाई हो जाती है तो पूरे मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ ग्रुप्स अपने को ऐसे दिखेंगे जो डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब उनका जैसे पहले के जैसे अपने को नहीं दिखेंगे, एक तरह से इक्विवेलेंट अपने को नहीं दिखेंगे। तो जो डिफरेंट हो जाते हैं C2 अप्लाई करने से, उसको अपन हेटेरोटॉपिक बोलते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? पहले मैंने आपको बोला है कि टॉपिसिटी अपन अप्लाई करते हैं, C2 अप्लाई करते हैं किसी भी लिगेंड में, किसी भी फेस में, किसी भी लोन पेयर में। लिगेंड अप्लाई, C2 अप्लाई करने के बाद में कंपाउंड में कोई भी अपने को चेंजमेंट नजर नहीं आते हैं, मतलब होमोटॉपिक होगा। ठीक है, और दूसरी बात, चल मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, अपने को क्या अप्लाई करना है, C2 अप्लाई करना है, C2 अप्लाई। ठीक है, C2 अप्लाई करना है, और C2 आप सब जानते हो, मतलब कंपाउंड में किसी लिगेंड से C2 अप्लाई करेंगे, मतलब उसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। फेस से अपन C2 अप्लाई करेंगे, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, लोन पेयर से 180 रोटेट करेंगे। ओके, तो C2 जब अप्लाई करते हैं, तो अगर C2 परजेंट है, दूसरी अपसेंट है, नेगेटिव कर दूं, और अगर परजेंट है तो उसको बोलूंगा मैं होमोटॉपिक बोलूंगा। और अगर C2 अपसेंट है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, हेटेरोटॉपिक बोलूंगा, हेटेरोटॉपिक बोलूंगा। बहुत काम की चीज है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, होमोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक क्या होते हैं। अब देखिए आगे अपन और भी चर्चा करेंगे कि होमोटॉपिक अपने लिए एक अलग वर्ड है और हेटेरोटॉपिक अलग वर्ड है। अलग वर्ड का मतलब जिसमें C2 अप्लाई हो जाता है होमोटॉपिक, और जिसमें अप्लाई नहीं होता है हेटेरोटॉपिक होता है। ठीक है, हेटेरोटॉपिक को भी आगे अपन जैसे फर्दर डिवाइडेशन करेंगे एनिसियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक में। ठीक है, वो बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो आगे का जो भी क्लासिफिकेशन है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो मेन जो मैंने आपको क्या बोला है, किसी भी दो लिगेंड से जब अपन C2 अप्लाई करते हैं, उन दोनों लिगेंड की जो भी पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और कंप्लीट मॉलिक्यूल्स है उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। होमोटॉपिक बोलते हैं इसको। और अगर ये चेंजमेंट अपने को दिखाई देते हैं तो अपने उसको हेटेरोटॉपिक उनको अपन बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जांपल्स का मेरा यही मतलब है कि किसी भी एग्जांपल्स को आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल
वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो Ha और Hb लिखी हुई है, ये अपने आप, ये क्या है यहाँ पे Ha एंड Hb, ये कोई दो लिगेंड्स है। मतलब इन दो लिगेंड्स की टॉपिसिटी अपने को पता करनी है, ठीक है। जहाँ पे नहीं होते, काफी एग्जाम्पल लेंगे अपन, ध्यान से समझो आप। देखिए इसका इमेजिनेशन करो, दो क्लोरीन होंगे ये प्लेन में, तो एक Hb आपकी तरफ, हालांकि ये H ही है, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसका एक आइसोटोप बना दिया है, ठीक है। ये H आपकी तरफ Hb और Ha मेरी तरफ है, ठीक है। ये Cl प्लेन में है। क्या करना अपने को, C2 अप्लाई करना। कहां से करेंगे, Ha एंड Hb से। दोनों Ha एंड Hb ऊपर की तरफ है, यहां से जब अपन C2 अप्लाई करेंगे तो Hb और Ha ये दोनों अपने पास आ जाएंगे, बिल्कुल। और ये जो Cl है ये भी 180 से रोटेट होके यहाँ पे आ जाएंगे। कुल मिला के जब अपन यहाँ से C2 अप्लाई करते हैं, यहाँ से C2 अप्लाई करते हैं, तो कंपाउंड में किसी भी तरह का चेंजमेंट नहीं आता है। और एक मैंने जो आपको शर्त ये बोली है, Ha और Hb जो भी लिगेंड है वो दोनों भी एक दूसरे के जगह आने चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्लीट मॉलिक्यूल में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है अपने लिए होमोटॉपिक है। क्लियर है। दूसरा कंपाउंड की ओर चले, देखिए Ha एंड Hb, ये Ha एंड Hb है, ठीक है। आपकी तरफ एक Cl, एक मेरी तरफ Cl, ये Ha एंड B, इसके बीच में से मैं C2 लगा दूं, Ha एंड Hb के बीच में C2, मतलब ये घूम के अपनी जगह आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। और ये वाले आपकी तरफ और मेरी तरफ, ये भी घूम के 180 से आ जाएंगे, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये भी क्या होगा, अपना होमोटॉपिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं, देखिए वेज डेज पे, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली आपको ये वेज डेज दिखाई दे रहा है, हालांकि होता क्या अपना ये सेम वही चीजें हैं। देखिए तो Ha एंड Hb, मतलब ये दोनों लिगेंड्स हैं। इन दोनों लिगेंड्स के बीच में अपने को C2 अप्लाई करना है, ठीक है। C2 अप्लाई करना है यहाँ से। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब भी आए, ठीक है, उसमें जैसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब Cl प्लेन में, Cl ये प्लेन में, फिर इधर Ha एंड Hb ये आपको दिख रहा है, एक तरह से एक प्लेन में दिख रहा है। तो आप कभी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जब C2 लगाते हो, C2 का मतलब 180 से उसको रोटेट करते हो, तो उसको कभी भी मतलब यो नहीं पलटना है। मतलब इसका जो प्लेन है उसके प्लेन में, इसके प्लेन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यो भी नहीं करना है और यो भी नहीं करना है। मतलब इस प्लेन में अपन रोटेट कर सकते हैं, मतलब प्लेन में रोटेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आउट ऑफ प्लेन इसको रोटेट नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए मेरा रोटेशन का मतलब क्या होगा, C2 यहाँ पे जब अपन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे C2 एक्सिस लगाएंगे और इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रोटेट करेंगे, प्लेन में ही रोटेट करेंगे, 180 से करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कंपाउंड क्या होगा, होमोटॉपिक कंपाउंड्स होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में भी सेम वही चीजें हैं, Ha एंड Hb के बीच में, ठीक है, ये दो लिगेंड्स हैं, इनके बीच में अपन C2 अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब अपन C2 एक्सिस लगाते हैं, C2 एक्सिस लगाते हैं, तो इसको 180 से रोटेट कर लेना आप, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये Br लेफ्ट साइड में चला जाएगा। कुल मिला के ये कंपाउंड भी क्या होगा, होमोटॉपिक कंपाउंड होगा, होमोटॉपिक कंपाउंड होगा। क्लियर है, सारी चीजें आपको। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पे, देखिए 5 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, Ha एंड Hb, ये दो लिगेंड्स हैं, ठीक है। देखिए ये दो लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं, HaCl और आपकी तरफ Cl और Hb। अब आपको क्या करना है, देखिए एक तरह से इस ये जो कंपाउंड है इसको आप इवन चेंज करके, इसमें इवन चेंज कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड को अपन अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको अपन देखने की कोशिश करें तो उसमें अपन इवन चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी कायरल सेंटर पे इवन चेंज करने से उसकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कंपाउंड आइडेंटिकल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करेंगे अपन, इसको इवन चेंज करके यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो ये Ha एंड ये Hb, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा। एक चेंज तो मैंने ये कर दिया, दूसरा इवन के लिए दो चेंज करने होते हैं, दूसरा चेंज मैं यहाँ पे कर दूं, ये H यहाँ पे Hb यहाँ पे, तो कुल मिला के अपना पहले वाला कंपाउंड ही बन गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, होमोटॉपिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपन 6 नंबर कंपाउंड्स की बात करते हैं। 6 नंबर कंपाउंड में भी अपन इवन चेंज करके इस Ha को यहाँ पे ले आते हैं, Cl को अपन ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। फिर
अपन एच बी और एच ए में दूसरा चेंज कर सकते हैं। कंपाउंड को आप करके देखना। देखो इतनी मैंने जो स्टीरियो पढ़ाई है उसका मीनिंग्स यही रहेगा कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो अभी देखो अपने पास 100 एग्जाम्पल्स है। 100 एग्जाम्पल्स अपन ले रहे हैं जिसमें होमोटॉपिक एग्जाम्पल भी है, हेटेरोटॉपिक एग्जाम्पल भी है, और उसी से रिलेटेड अपन जो भी क्लास में नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि उसमें एनिंशियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक, ये 4 कैटेगरीज के अपने को क्लासिफिकेशन देखने हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने स्टीरियो अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कंपाउंड को केवल रिप्रेजेंट अपने दिमाग में होना चाहिए किस तरह से अपन देखते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं। देखिए एच एंड एच बी। अब देखो यहाँ पे एच ए आपके ऊपर आपकी तरफ है और एच बी मेरी तरफ है, और यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे सी एल है। अब इस एच ए और एच बी में अपन सी टू लगाते हैं तो ये एच ए और एच बी तो अपनी जगह आ जाएंगे, लेकिन बी आर जो राइट में था और सी एल जो लेफ्ट में है, ठीक है, ये बी आर सी एल की जगह चला जाएगा। तो देखिए इस कंपाउंड में कोई छेड़छाड़ हुई ऐसा आपने को नजर आ रहा है, मतलब इस कंपाउंड में C2 अप्लाई नहीं होगी। दैट मीन्स ये क्या होगा, हेटेरोटॉपिक होगा। क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझ में आ रही होगी। 8 नंबर कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, वही देखिए HAHB, ये हो गए अपने HAHB, और फ्लोरीन आपकी तरफ, क्लोरीन मेरी तरफ, ये लीजिए फ्लोरीन मेरी तरफ है तो क्लोरीन आपकी तरफ मान लीजिए। एच एंड एच बी में अपन C2 अप्लाई करते हैं एच एंड एच बी में, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह आ जाएंगे, लेकिन क्लोरीन की जगह फ्लोरीन और फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ये अपने को दिखाई देगा साफ साफ। मतलब इसको अपन क्या बोल देंगे, वही अपन इसको हेटेरो बोल देंगे। क्लियर है। इसी तरह से आप देखिएगा एच एंड एच बी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब अपन C2 अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा। बट ब्रोमीन क्लोरीन की जगह चला जाएगा और क्लोरीन ब्रोमीन की जगह चला जाएगा। ये अपने को दिखाई देगा, ये अपने को दिखाई देगा, और दिखाई देगा मतलब इसमें C2 नहीं है। जो अपने को दिखाई नहीं दे, C2 लगा दिया अपन ने, चेंजमेंट कर दिया है और अपने को दिखाई नहीं दिया, ठीक है। मतलब एक तरह से आइडेंटिकल तो अपन नहीं कह सकते हैं, आइडेंटिकल किसी भी कंपाउंड हो या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, आइडेंटिकल तो वो 360 पे रोटेट करने पे ही आता है, ठीक है। एक अपन इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं कि उसके जैसा ही अपने को आ गया। एक तो देखो वो ही और एक वैसा ही, ठीक है। तो अपने को C2 अप्लाई कर दी और वैसा ही अपने को मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, होमोटॉपिक। और वैसा ही अपने को नहीं मिला तो हेटेरोटॉपिक, वही तो मिलेगा ही नहीं। C2 अप्लाई करने से वही तो मिलेगा ही नहीं, आइडेंटिकल तो होगा ही नहीं। क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, वैसा ही होगा। और वैसा ही अगर अपने को मिल जाता है दैट मीन्स होमो, और वैसा ही अपने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए 9th एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए 10th एग्जाम्पल पे कर लेते हैं बाकी डिस्कशन। एच एंड एच बी, ये दोनों लिगेंड्स हैं, इन दोनों लिगेंड्स के बीच में C2 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अपन C2 अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये C2 अप्लाई करते हैं। तो देखिए C2 अप्लाई करेंगे तो ये कंपाउंड ऐसे था, ठीक है। C2 अप्लाई करेंगे तो ये कंपाउंड ऐसे ऐसे घूमेगा ना, मतलब आउट ऑफ प्लेन घूम रहा है। तो ये तो आपको काम करना ही नहीं है, ये आपको काम करना ही नहीं है, आउट ऑफ प्लेन घुमाना है। तो देखो या तो C2 लगेगी नहीं, ठीक है। और मान लीजिए बाई चांस लग जाती है तो C2 कैसे लगाएंगे, इसमें C2 अपन लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सिस लगा देंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे 180 पे। जैसे इसको रोटेट करेंगे, देखिए जैसे स्टूडेंट इसको रोटेट करेंगे, ये HA HB, ये OH, ये OH, ये COH, ये COH। कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैंने आपको एक बात बोली है, C2 अप्लाई करने से दोनों लिगेंड तो अपनी जगह होनी चाहिए, साथ में पूरा मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो देखिए लिगेंड इधर थे HA और HB लेफ्ट साइड थे, जो दोनों राइट साइड आ गए, अंधे को भी पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। बाकी अपने को देखना ही नहीं है। हेटेरो क्या हो जाएगा, हेटेरोटॉपिक। अब देखिए 11th नंबर एग्जाम्पल की ओर देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको C2 यहाँ से अप्लाई करता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल्स में C2 अप्लाई करता हूँ, तो देखिए ये HB अपने आप में BA ये अलग अलग नहीं है। ये HB कहाँ पे जाएगा, HA की जगह, HA कहाँ जाएगा, HB की जगह, नहीं पता चलेगा अपने को। ये OH राइट वाला कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट वाला OH की तरफ, और ऊपर वाला COH है, ये घूम के प्लेन में घूम के COH में नीचे वाले के ऊपर आ जाएगा। मतलब इसमें C2 अप्लाई हो रही है, और C2 अप्लाई होने से अपने को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जैसा मिल रहा है, मतलब ये भी
होमोटॉपिक हो जाएगा। ठीक है। 11th नंबर देखिएगा, सेम वही केस है। ठीक है, C2 अप्लाई करेंगे। देखिए एच एंड एच बी के बीच में C2 अप्लाई करेंगे, और जैसे ही C2 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे C2 अप्लाई नहीं होगी। सबको पता दिख रहा होगा, C2 अप्लाई नहीं होगी क्योंकि Br जो राइट में थे वो लेफ्ट में चले जाएंगे, और जो लेफ्ट में थे वो राइट में आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा हेटेरो। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 एग्जाम्पल है। 13 नंबर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपना, होमो हो जाएगा। अप्लाई करके देखना, कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछने की कोशिश करना। 14 नंबर का एग्जाम्पल देखो आप। 14 नंबर के एग्जाम्पल में कुछ नहीं है। देखिए 4 मेंबर की रिंग, चाहे 5 मेंबर की रिंग हो, चाहे 6 मेंबर की रिंग हो, सैचुरेटेड रिंग की बात कर रहे हैं। ये जो रिंग है, इस रिंग को आपको प्लेन मानना, और इस रिंग के किसी भी एक एटम पे एक H ऊपर है, एक H नीचे है, जो दोनों लिगेंड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में अपन C2 अप्लाई करेंगे, HA HB के बीच में, और बाकी प्लेन में है तो इसके बीच में C2 अप्लाई करेंगे। ये दोनों अपनी जगह आ जाएंगे और रिंग पलटा मार के अपनी जगह आ जाएगी। मतलब इसमें क्या हो जाएगा अपना, ये होमो हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, इस रिंग के बीच में, इस रिंग के बीच में देखिए डबल बॉन्ड इस साइड है, और यहाँ पे अपन C2 अप्लाई करते हैं तो HA तो H की बीच की जगह चला जाएगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड अपने को कैसे दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड स्टूडेंट अपने को ऐसे दिखाई देगा। ये लीजिए HB और ये HA, देखो इन दोनों में सेम है HA एंड HB, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो राइट में था वो अपने को लेफ्ट में दिखाई देगा 180 से रोटेट करने पर। मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, हेटेरो हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का केस सॉल्व करके देखना। ये क्या चीज़ है देखो, मैं आपको समझाता हूँ। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, ये आपको 3 मेंबर साइक्लिक रिंग दिख रही है। इसको आप प्लेन में देखना, इस तरह से देखना प्लेन में। ठीक है, प्लेन में देखना आप इसको, HA ऊपर HB नीचे। ठीक है, HA ऊपर HB नीचे, और फिर ये Cl जुड़े हुए हैं, ये भी प्लेन में जुड़े हुए हैं। तो इस HA और HB के बीच में अगर मैं C2 लगाता हूँ, यहाँ से मैं C2 लगाता हूँ तो क्या होगा, HB जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, HA जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो रिंग है वो पलटा मार के, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्लेन में जुड़ी हुई है, तो प्लेन में जुड़े हुए इसका मतलब ये प्लेन में ही रहेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे होते तो अपन बात करते। तो 16 नंबर क्या हो जाएगा अपना, होमो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन 17 को आप करके देखना, कोशिश करके देखना क्या हो जाएगा, 17 भी अपना होमो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ओके है, चलिए 17 के बाद में अपन 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर केस को देखना क्या हो जाएगा अपना, देखना इसको, हेटेरो। समझा देता हूं बिल्कुल। देखिए 3 मेंबर रिंग है, इस तरह से 3 मेंबर रिंग, ऊपर ब्रोमीन है नीचे क्लोरीन है, ऊपर ब्रोमीन नीचे क्लोरीन दिख रहा आपको। यहाँ पे प्लेन में Hb, क्योंकि देखो प्लेन में क्यों बोला मैंने, sp2 है यहाँ पे भी sp2 है, ये प्लेन में H और ये H है। इन दोनों के बीच में जब मैं C2 लगाता हूँ तो देखो ये पलटा मारेगी, ऐसे आएगी, लेकिन जो ऊपर ब्रोमीन था वो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे क्लोरीन था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को इक्विवेलेंट जैसा दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हेटेरोटॉपिक हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर के केस में देखिएगा आप, सॉल्व करना खुद ही, हेटेरो है। 20 नंबर का चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। 3 मेंबर रिंग आपको दे रखी है इस तरह से, 3 मेंबर रिंग, ऊपर मिथाइल ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में मैं C2 लगाता हूँ। देखो यहाँ से C2 लगाता हूँ तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे और दोनों मिथाइल नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, हेटेरो हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर हेटेरो। 21 की बात कर लेते हैं, सॉल्व करना खुद ही, हेटेरो। नेक्स्ट 22 एग्जांपल्स, देखिए 22 एग्जांपल्स में, ठीक है, होमो होगा, करके देखना इमेजिनेशन। 23 की बात करते हैं, HAHB होमो हो जाएगा। ठीक है, देखिए 23 को एक बार देखना, ये 3 मेंबर रिंग होगी, यहाँ पे मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, इस हाइड्रोजन के बीच में C2 लगानी है, तो इसको पलटा मार देंगे, ये वाली हाइड्रोजन ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी,
और ये ऊपर वाला मिथाइल नीचे आ जाएगा और नीचे वाला मिथाइल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, मतलब होमोटॉपिक होगा। 23 होमोटॉपिक हो जाएगा। 24 देखिए यहाँ पे ये कार्बन था, कार्बन की जगह क्या है, ओनली ऑक्सीजन। इस तरह से आप करके देखो, ऑक्सीजन है सेम, इस ऑक्सीजन को आप देखो ही मत, ये तो ये मान लो ये कार्बन ही है। ठीक है, तो HA के बीच में अपन C2 अप्लाई करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, हेटर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई नहीं होगी, हेटर हो जाएगा। 25 की बात करते हैं, होमो। 26 देखिए, 26 में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग, चलिए ये अपनी 4 मेंबर रिंग होगी, ये 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, यहाँ पे प्लेन में डबल बॉन्ड O है और HA ऊपर की तरफ या फिर आपकी साइड और HB मेरी साइड है, HA और HB के बीच में C2 लगाते हैं तो ये पलटा मार जाएगा। ये डबल बॉन्ड प्लेन में ही था, प्लेन में पहले से पड़ा रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 26 होमो हो जाएगा। करके देखना, सारी जो स्टीरियो मैंने पढ़ाई है सब उसका अपने पास आज निचोड़ आ जाता है। ठीक है, 27 में मिथाइल ऊपर HA नीचे, HB ऊपर मिथाइल नीचे, क्या हो जाएगा करके देखिएगा जरा, होमोटॉपिक। 28 लिख देता हूं मैं, हेटेरो। 29 करके देखिएगा। देखिए 29 में बिल्कुल अच्छा केस है, यहाँ से गलती करवा सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला है, ये 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, HA आपकी तरफ, HB मेरी तरफ है और यहाँ पे BR प्लेन में नहीं है, ये BR प्लेन में नहीं है बिकॉज इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मतलब या तो Br ऊपर होगा या फिर Br मतलब मेरी तरफ होगा या फिर Br आपकी तरफ होगा। और जब भी मैं इसको घुमाऊंगा, जब भी देखिए HA एंड HB इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये तो अपनी जगह आ जाएंगे, लेकिन Br जो आपकी तरफ था वो मेरी तरफ आ गया, मतलब ये क्या होगा, हेटेरो होगा। ये क्या होगा, अपना हेटेरो मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इसी तरह से 23 में भी यहाँ पे sp3 है, मतलब कोई हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो ये भी हेटेरो हो गया। 31 में करके देखो आप, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज हेड कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड कंपाउंड। ठीक है, ये एक फेस, दूसरी फेस, और यहाँ पे देखिए ये ब्रिज है। आपको हमेशा देखिए ये एक्सो बॉन्ड होंगे, ये एक्सो बॉन्ड होंगे और एंड ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, केविटी की तरफ होंगे, इस तरह से केविटी की तरफ होंगे। कभी भी आपको हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जो C2 अप्लाई कर रहे हो ये यहाँ से ऊपर से आप अप्लाई करना, हमेशा ऊपर से अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई होता है नहीं होता है वो आगे की बात है, ऊपर से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए 31 का अपन देखते हैं। 31 के केस में ये HA एंड HB यहाँ से ऊपर से C2 अप्लाई करते हैं, यहाँ से C2 अप्लाई हो जाती है, सॉरी ये C2 अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये C2 अपन अप्लाई कर देते हैं, होमोटॉपिक की कैटेगरीज में आ जाएगा 31 केस अपना। ठीक है, अब देखिए अपना HB और HA। ठीक है, बिल्कुल इसके बीच में C2 वही अप्लाई हो जाएगी, होमोटॉपिक हो जाएगा। करके देखना आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपना मामला बैठेगा नहीं। 33 में देखिए HA एंड HB, अपने को C2 तो वही अप्लाई करनी है। ठीक है, और जब ये C2 अप्लाई करेंगे, देखिए जब अपन ये C2 अप्लाई करेंगे, HA और HB मान लीजिए आपकी तरफ है, ये C2 अप्लाई करेंगे तो ये घूमेगा मेरी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ आ जाएंगे, यही अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना हेटेरो हो जाएगा, हेटेरो हो जाएगा 33 नंबर कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट 34 की तरफ चलते हैं, लिख देता हूं मैं 34। ये प्लेन में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन में है। ठीक है, प्लेन में है, लेकिन जब अपन C2 अप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है C2 अप्लाई करेंगे, ये आपकी तरफ था एक्सो की तरफ, ये पीछे की तरफ चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना हेटेरो हो जाएगा। 35 में 35 वही सेम चीजें है, हेटेरो, हेटेरोटॉपिक। और 36 की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ से जब अपन C2 भी अप्लाई कर देते हैं तो ये एक्सो था। ठीक है, और इधर मान लो ये इस वाले मतलब 180 तो रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब हेटेरो, सॉरी होमो, क्या हो जाएगा ये अपना होमो। 37 की जब बात करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अपन C2 अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्या बोला मैंने, ओनली C2 यही अप्लाई करनी है। और ये जब C2 अप्लाई करेंगे तो ये H राइट साइड में थे अपने को लेफ्ट साइड में नजर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना हेटेरो हो जाएगा। 38 की बात करते हैं, बिल्कुल हेटेरो हो जाएगा, ठीक है। एक्सो एंडो में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे C2 अप्लाई करेंगे, ये राइट साइड में थे, ये लेफ्ट साइड में अपने चले जाएंगे, ठीक है। 39 की बात करते हैं, लीजिए 39 में क्या ग्रुप लगा रखे हैं, 39 में क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप लगा रखे हैं। यहाँ से C2 अप्लाई करेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन की जगह जाएगा, ब्रोमीन क्लोरीन की जगह जाएगा, ये अपने को पता चल जाएगा अच्छे से, मतलब ये भी क्या होगा, हेटेरो कंपाउंड्स होगा। 40 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, 40 नंबर में होमो। 41 42 देखिए इंपॉर्टेंट केस है दोनों, क्या बोला मैंने, फिशर देखिए ये वाला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, आप तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा काम। HAHB और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है ऊपर और नीचे कार्बन है। देखिए दोनों फेस है, दोनों फेस के बीच में C2 लगाता हूँ मैं, तो कार्बन नाइट्रोजन की जगह जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन की जगह, बिल्कुल पता चल जाएगा। मतलब ये भी हेटेरो है और ये भी हेटेरो है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना आप। देखो एमिडेस और वेज, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि देखो अपन किसी भी फिशर को अपन प्लेन में तो रोटेट कर सकते हैं, उसको आउट ऑफ प्लेन अपन रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को इसको प्लेन में ही रोटेट करना है, प्लेन में रोटेट 180 से करेंगे तो देखो ये जो बेंजीन रिंग है ऊपर की चले जाएगी और ये नाइट्रोजन वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ऐसा अपने को करके आना नहीं है, ठीक है। चलिए 43 एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। 43 एग्जाम्पल्स, H एंड HB दो फेस दे रखिए, यहाँ से जब C2 अप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, मतलब हेटेरो हो जाएगा 43 में, ठीक है, अच्छे से देख लो। अब बात करते हैं अपन 44 की, देखो इसको भी समझो आप ध्यान से। मैंने आपको ये जो कंपाउंड बताया, अंसा कंपाउंड बताया, क्या है इसका विजुअलाइजेशन क्या है, देखो बेंजीन होती है प्लेन में, बेंजीन के O जुड़ा है, इधर बेंजीन के O जुड़ा है और ऊपर की तरफ ये है, मतलब C2 अपने को कौन सी अप्लाई करनी है, C2 अपने को ये वाली अप्लाई करनी है, ठीक है। बेंजीन O, दोनों तरफ O, फिर ये C2 अप्लाई करनी है, और ये जिस सब C2 अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, H एंड HB इस फेस पे है, और C2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटेट होके मतलब जैसे मेरी साइड है तो आपकी साइड से ले जाएंगे, मतलब अपने को जो अपन सोच रहे थे कि देखो गलती यहाँ पे ये कर जाते हैं अपन, C2 ये अप्लाई कर देते हैं, C2, मतलब ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल इसमें आपको नहीं करना है, C2 आपको ये वाली अप्लाई करनी है, ऊपर वाली अप्लाई करनी है, मतलब कंपाउंड को इस तरह से घुमाना है प्लेन में ही, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन वाला काम अपने को नहीं करना है। दैट मीन्स ये H एंड HB ये आपकी साइड चले जाएंगे, प्लेन में थे, बेंजीन से H एंड HB जुड़े हुए थे, यहाँ पे 180 से रोटेट करेंगे इसको तो आपकी साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हेटेरो हो जाएंगे। बाकी सबको आप देख सकते हो, ठीक है। 45 की बात करते हैं, 45 में करके देखना आप, हेटेरो होगा। 46 बिल्कुल 46 होमो होगा, करके देखना आप। 47 की बात करते हैं, वही हेटेरो होगा, और ये भी मैंने आपको बता रखा है, बाइफेनिल्स में एक बेंजीन रिंग ऊपर, दूसरी बेंजीन रिंग नीचे, और यहाँ पे जो पॉलीसाइक्लिक चेन जुड़ी हुई है, और इस बेंजीन रिंग के मेरी साइड H एंड HB है, और आपको C2 क्या अप्लाई करनी है, दोनों बेंजीन रिंग को जो पास करे, और जैसे ही बेंजीन रिंग को पास करेंगे बेंजीन रिंग दोनों घूमेगी, H एंड HB मेरी साइड थे वो 180 से रोटेट होकर आपकी साइड आ जाएंगे, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अपने को नहीं मिलेगा, हेटेरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 48 क्या हो जाएगा अपना, होमो हो जाएगा, करके देखना, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए 49 नेक्स्ट केस है, देखो इनका रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन मैंने बता रखा है, क्या होगा, देखो दो क्लोरीन प्लेन में है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक HA ऊपर है, एक HA नीचे है। आपको क्या करना, दोनों क्लोरीन प्लेन में H एंड HB ऊपर मानना, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऐसा देखना बताया था, ठीक है। तो H एंड HB दोनों को 180 से रोटेट करेंगे, ये क्लोरीन आपकी दोनों प्लेन में है, ये भी अपने ऊपर आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी होमोटोपिक होगा, ठीक है। सब केस ऐसे ही अपन सॉल्व कर देंगे, इन दोनों के बीच में C2 लगा देंगे, ये ऊपर नीचे इसके एक दूसरे की जगह चले जाएंगे, ये भी अपना होमोटोपिक होगा।
51 केस की बात करते हैं होमोटॉपिक। इसी तरह से 52, इन दोनों के बीच में C2 लगाते हैं, होमोटॉपिक हो जाएगा। 53 की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में C2 लगाते हैं, ये एक दूसरे की जगह चले जाएंगे, मतलब होमोटॉपिक हो जाएगा। 54 बिल्कुल होमोटॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ें तो अपने को देखनी नहीं है, ऑप्टिकल है या फिर जियोमेट्रिकल है, जो मैंने आपको बात बोली वो चीज़ें आपको देखनी है। देखिए अब बात करते हैं अपन ऐसे कंपाउंड्स की। देखिए इसमें क्या, एक बेंजीन रिंग है जो प्लेन में है, एक बेंजीन रिंग है प्लेन में है, इसके COH COH ऐसे ग्रुप जुड़े हैं। अब दूसरी क्या है, दूसरी आउट ऑफ प्लेन है, मतलब एक बेंजीन रिंग इस वाले प्लेन में है तो दूसरी ऐसे होगी, मतलब एक बेंजीन रिंग ये होगी COH COH, समझना ध्यान को। दूसरी बेंजीन रिंग ऐसे होगी और इसमें एक H और H दोनों ऊपर है, इसके बीच में मैं C2 लगाता हूँ तो ये दोनों HH अपनी जगह आ जाएंगे और यहाँ पे जो COH थे ये भी अपनी जगह आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना इसका, ये क्या हो जाएगा अपना, होमोटॉपिक हो जाएगा। इसी तरह से आप 56 को भी बोल सकते हैं होमोटॉपिक। सेम वही चीज़ है, बेंजीन रह के बाई पायरोल सिस्टम है। ओके, चलिए 57 देखिए, H एंड HB के बीच में जब अपन C2 अप्लाई भी करते हैं तो Cl ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन ब्रोमीन Cl की जगह चला जाएगा, ऐसा अपने को पॉसिबल नहीं होना है, मतलब हेटेरोटॉपिक। ठीक है, इसी तरह से ये लीजिए, दोनों के बीच में अपन अप्लाई करते हैं तो Br है Cl की जगह जाएगा और Cl Br की जगह, हेटेरो। ओके, 59 केस, दोनों की जगह C2 अप्लाई करेंगे, दोनों ग्रुप सेम है, होमो। 60 की बात करें, हेटेरो। 61 देखना, इनके बीच में C2 अप्लाई करेंगे, दोनों डिफरेंट है, हेटेरोटॉपिक। यहाँ पे 62 की बात करेंगे, हेटेरोटॉपिक। ये कुछ नहीं है, बस ये कुछ नहीं है, इनका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि जब क्यूमिलिन सिस्टम की बात करते हैं या फिर पॉलीस्पायरो सिस्टम की बात करते हैं तो इवन नंबर में होते हैं तो टर्मिनल ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जब ऑड नंबर में होते हैं तो प्लेनर होते हैं। ठीक है, काफ़ी पर मैंने आपको इनका रिप्रेजेंटेशन देखना बताया था। 63 की बात करें होमोटॉपिक एंड 64 की बात करें तो हेटेरोटॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 65 नंबर केस। देखिए ये वाला ग्रुप ऊपर है जो डार्क कर रखा है, ठीक है, OH अभी जस्ट अपन ने ऐसा एग्जांपल किया है, लेकिन देखिए COH और ये COMe है, मतलब ये एक दूसरे की जगह जाएंगे तो भी क्या होगा, एक दूसरे अपना आइडेंटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो अपने को मिलेगी नहीं, मतलब हेटेरो। 66 को देखो, 66 को देखो आप, H एंड HB। ठीक है, H एंड HB। ओके, इनके बीच में जब अपन C2 अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई कर लो आप, देखना ध्यान से, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक H आपकी साइड है, HB मेरी साइड है, ठीक है, और एक Cl आपकी साइड है, एक Cl मेरी साइड है। इस H और HB के बीच में जब अपन C2 अप्लाई करते हैं, इसको रोटेट करेंगे तो ये H आपकी जगह आ जाएगा, HA आपकी जगह था वो मेरे पास आ जाएगा, Cl भी अपनी जगह आ जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, होमो हो जाएगा। 67 को देखना इसी तरह से, क्या क्या करेंगे अपन, 67 होमो। ठीक है, 67 होमो हो जाएगा अपना। इसमें आपको ये कर लेना थोड़ा सा, ये लीजिए, ये लीजिए, होमो हो गया। ओके, नेक्स्ट 68 की बात करते हैं। वही देखिए इसमें 3 डबल बॉन्ड्स H एंड HB, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, 68 में अलग अलग है। ठीक है, क्लोरीन है तो यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ग्रुप अलग अलग है, 68 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना, हेटेरो कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, 69 की तरफ चलते हैं। 69 H एंड HB, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ग्रुप्स है होमो।
ठीक है। 70 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनर है। होमो 71 को आप देखना जरा ध्यान से, ठीक है। 71 में ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एलिन्स। इसको क्या बोलते हैं? एलिन्स। जरा इस आपको देखना, या तो देखो आप इस कंपाउंड को जरा देखो कि एलिन्स कंपाउंड है, ठीक है। आपको बताता हूं मैं, देखो कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इसमें एक H ऊपर है तो Cl नीचे, और यहाँ पे दोनों प्लेन में, ठीक है। मतलब इसको अपन बोलते हैं टेट्राहाइड्रल शेप होती है, ये टेट्राहाइड्रल शेप होती है। कुल मिला के अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए ये है अपना, ठीक है, ये लीजिए कोई क्यूब है, और इस क्यूब के बीच में ये इस तरह से अपना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन एक बॉन्ड मान लीजिए इससे बना रखा है, ठीक है। तो दूसरा ये यहाँ पे, थर्ड अपना यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड अपना ये हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड अपना ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा इसके जस्ट एंटी कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और चौथा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी अपन यहाँ से C2 अप्लाई करेंगे तो आप एक चीज देखना, केवल ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, ये इसकी जगह आ जाएगा और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड को आप डायरेक्ट याद रखो तो ही बेटर रहेगा। मतलब क्या बोला मैंने आपको कि सेम ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है, सेम ग्रुप्स होने चाहिए, आपको C2 अप्लाई भी नहीं करनी आती है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? अपने होमोटॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को जरा ध्यान रखना, एलिन्स है लेकिन सेम ग्रुप्स है। और चलिए एक दो एग्जांपल्स और होंगे इसी पैटर्न पे, ये लीजिए, ये भी एलिन्स पैटर्न पे हो गया अपना, ठीक है। क्या था चेंज? क्या था? देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हो, एक रिंग हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ऑड नंबर में ही तो है सारे, ठीक है। सेम वही चीजें हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना? होमो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 केस की बात करते हैं। 73 केस में क्या दे रखा है आपको? एक ये जो रिंग है ये ऊपर की तरफ है, डार्क कर रखा है, ये लीजिए। और ये जो ग्रुप है ये सेम वही चीजें, सेम वही चीजें अपने, इसको आप याद करो, ठीक है। क्या हो जाएगा अपना? 73 होमोटॉपिक, होमोटॉपिक, ठीक है। 74 सेम वही चीजें, 1 2 3 4, ठीक है, इवन नंबर में है। अच्छा इवन नंबर में, मतलब अपन ऑड नंबर की बात कर रहे थे अभी तक, तो इवन नंबर में है। देखो तो इवन नंबर में आपको क्या काम करना है? वही चीजें हैं, H एंड HbCl। आपको C2 अप्लाई करके देखनी है, C2 अप्लाई बिल्कुल हो जाएगी यहाँ से आप एक बार C2 अप्लाई करके देखो, C2 अप्लाई करके देखो। C2 अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा, ओके। 75 हो जाएगा अपना होमो, सेम उसी पैटर्न का है। 76 में देखिए आप, 76 में अपन बात करते हैं, देखिए ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है, ठीक है। इसको देखना, बीच में ऑक्सीजन, एक लोन पेयर आपकी तरफ, एक लोन पेयर मेरी तरफ, ये मिथाइल प्लेन में। तो इस लोन पेयर के बीच में अपन C2 लगाते हैं, तो लोन पेयर अपनी जगह, मिथाइल भी अपनी जगह चले जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ये होमो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 2 लोन पेयर्स है, दोनों लोन पेयर्स के बीच में C2 लगाएंगे, होमो हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स है, यहाँ पे अब लिगेंड नहीं है, लोन पेयर्स है। क्या बोला मैंने? लिगेंड, लोन पेयर एंड फेस की भी आगे चर्चा हो जाएगी। इन लोन पेयर के बीच में जब अपन C2 लगाते हैं, मैंने आपको बोला है कि ये जो Br है या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ, बिकॉज यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसा केस अपन ने किया है, कार्बन की जगह क्या ओनली ऑक्सीजन है, एक Br या तो आपकी तरफ है या मेरी तरफ है। तो जब मैं इसको 180 से रोटेट करूंगा तो जो आपकी तरफ Br है वो मेरी तरफ आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? हेटेरो हो जाएगा। 70 में देख लीजिए, ये दोनों लोन पेयर्स के बीच में देखिए, अब आप 79 की जब बात करते हैं, 3 मेंबर रिंग की बात करता हूँ, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे, और ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। ऑक्सीजन यहाँ पे, लोन पेयर कैसे है? एक
ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल फेस में होते हैं लोन पेयर, एक यहाँ पे। इन दोनों के बीच में जब अप्लाई करता हूँ तो ऊपर के जो मिथाइल थे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, हेटेरो हो जाएगा। इसको जरा आप देखना, ये क्या हो जाएगा, होमो। 80 नंबर का क्या हो जाएगा अपना, होमो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 81 केस की बात करें। दोनों ग्रुप्स ही अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ग्रुप्स ही अलग अलग है, देखने की जरूरत नहीं होती है। 81 अपना क्या हो जाएगा, हेटेरो। 82 82 ग्रुप्स की बात करें, देखिए इसको, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, पलटा मारेगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, सेम अपने को वही चीज दिखाई देगी, मतलब होमो। 83 की बात करूं, इन दोनों लोन पेयर्स जो टेट्राहेड्रल शेप है इसके बीच में C2 निकालेंगे तो दोनों मिथाइल ऊपर थे, दोनों नीचे चले जाएंगे, ठीक है, मतलब हेटेरो। दोनों लोन पेयर्स, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, हेटेरो ग्रुप। ये लीजिए दो लोन पेयर्स, दोनों सेम ग्रुप्स है, प्लेन में है, ठीक है, बिल्कुल 180 से रोटेट करेंगे, इक्विवेलेंट अपने को मिलेगा, होमो। 86 में होमो। अब यहाँ पे देखिए फेस आ गई, ठीक है। अभी मैंने जो आपको पहले चर्चा की थी, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका एक डबल बॉन्ड, एक फेस ऊपर है तो दूसरी फेस नीचे, इसके बीच में जब मैं C2 लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप HH है, पलटा मार जाएंगे एक दूसरे की जगह। यहाँ पे दोनों ग्रुप मिथाइल और H है, इसकी जगह मैं करूँ तो बिल्कुल ये मिथाइल इस H की जगह, H इसकी जगह चला जाएगा, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, मतलब हेटेरो। ये अपना बात होगी फेस वाली, ठीक है। यहाँ पे इस फेस में लगाएंगे, ये एक स्टीरियो सेंटर है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, हेटेरो हो जाएगा। इस फेस में जब अपन C2 लगाते हैं तो सारा कंपाउंड प्लेनर है, ये होमो हो जाएगा। और 90 की बात करता हूँ तो 90 में देखिए, अगर मैं फेस पे C2 लगाता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ये मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मान लीजिए एक फेस ऊपर है पाई बॉन्ड की, दूसरी फेस नीचे है, इसके बीच में मैं C2 लगाता हूँ और यहाँ पे Me ऊपर है, इसके बीच में C2 लगाएंगे तो ये पलटी मारेगा, ऊपर वाले Me नीचे की तरफ से ले जाएंगे, मतलब इक्विवेलेंट अपने को नहीं मिलेगा, ये भी अपना क्या है, हेटेरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 एग्जांपल्स और है अपने पास। होमो 90 नंबर होमो, ठीक है, 92 होमो हो जाएगा, 93 हेटेरो, करके देखना आप इन चीज़ों को, 94 हेटेरो हो जाएगा, मतलब इस फेज के बीच में से C2, इस फेज के बीच में से C2, इस फेज के बीच में से C2 लगाएंगे और यहाँ पे sp3 होने के कारण ब्रोमीन या तो ऊपर है या नीचे है, पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी sp3 है, ये वाला ग्रुप या तो ऊपर या फिर नीचे। और 95 होमो, 96 होमो, 97 हेटेरो, करके देखना सारी चीजें अच्छे से। 98 चलो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, ये देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, इसके एक ऊपर फेस एक नीचे फेस, एक मिथाइल ऊपर है दूसरा मिथाइल नीचे है, इस फेस के बीच में मैं C2 लगाता हूँ तो ऊपर वाला अपने को नीचे दिखाई देगा और ये जो नीचे वाला था ये ऊपर दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब ये भी होमोटॉपिक है, ठीक है। 99 हेटेरो, इस फेस में से अपन क्या लगाएंगे, C2 लगाएंगे। इसी तरह से 100 है, ये भी अपना क्या है, हेटेरोटॉपिक है। तो अपन ने आज की क्लास में होमोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक एंड इसी के साथ अपन ने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, एनिंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, इनको कैलकुलेशन करना सीखा है। आज केवल इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।